नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप मुझे देख रहे हैं HR नॉलेज लेगुन्स यूट्यूब चैनल पर। आज की इस कक्षा में हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांतों को, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो बाल विकास के सिद्धांतों की बात करें तो देखिए मैंने यहाँ पर 11 सिद्धांत लिखे हुए हैं। इन्हीं 11 सिद्धांतों के बारे में हम बारी बारी से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सीटेट के सिलेबस का दूसरा बिंदु है, दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का देखेंगे तो वह है बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, अधिगम से उसका संबंध, ये तो पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट हमारे सीटेट के सिलेबस में है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सीटेट सिलेबस। तो सीटेट के सिलेबस की बात करूं तो पहला पॉइंट है बाल विकास की अवधारणा और अधिगम से उसका संबंध, जिसकी 3 वीडियोज में पहले ही डाल चुका हूं। और दूसरा पॉइंट है इस सिलेबस का बाल विकास के सिद्धांत। तो बाल विकास के सिद्धांत, ठीक। तो आज हम इसी बिंदु पर बात करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हैं क्या। तो देखिए मैंने क्या किया है कि बाल विकास के 11 जो सिद्धांत हैं मुख्य उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और लिखने के बाद मैंने आधा बोर्ड की जगह खाली छोड़ी है। इसमें आपको इन सिद्धांतों के बारे में समझाऊंगा। तो पहले फटाफट से इनका नाम देख लेते हैं क्या क्या है, और आगे इनका बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। तो पहला सिद्धांत है, उसको कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत को कहते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है क्रमबद्धता का सिद्धांत। पांचवा है वंशानुगत वातावरण अंतःक्रिया का सिद्धांत। छठवां है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। सातवां है परस्पर संबंध का सिद्धांत। आठवां है समान प्रतिमान का सिद्धांत। नौवां है परिपक्वता अनुभव की अंतःक्रिया का सिद्धांत। 10वां है अप्रत्यावर्तन का सिद्धांत। और 11वां कौन सा है, एकीकरण का सिद्धांत। तो आइए बारी बारी से इन सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला सिद्धांत क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास एक बार माँ के कोख से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक लगातार चलता है और कभी रुकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है। क्या कहता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है, जो माँ के गर्भ से लेकर के, माँ के कोख से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। अब ये दोस्तों चलती तो जरूर है मृत्यु पर्यंत तक, लेकिन इसके चलने की दर एक जैसी नहीं होती। तो दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि विकास की दर एक समान नहीं होती है। एक समान नहीं होती है, ठीक। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि विकास की दर एक समान नहीं होती है। चलती तो जरूर कोख से लेकर के मृत्यु पर्यंत है, लेकिन विकास की दर एक समान नहीं होती। तो एक समान नहीं होती तो कैसी होती है, यह कभी तीव्र तथा कभी मंद गति से चलती है। मंद गति से चलती है। इन पॉइंट्स को आप एकदम अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे क्या पूछता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो पहली क्या है, विकास की दर एक समान नहीं होती है। दूसरा, यह कभी तीव्र गति से चलता है तो कभी मंद गति से चलता है। और यही कारण है कि हम कहते हैं कि विकास रेखीय न होकर कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। अब इसको समझिए, ये पॉइंट क्या कह रहा है, विकास रेखीय न होकर के कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। तो इसको देखिए क्या है, ये दोस्तों पॉइंट ये कह रहा है कि विकास रेखीय न होकर के, यानी विकास इस तरह सीधी रेखा में नहीं चलता है कि एक बार चलना शुरू कर दिया जिस पेस से उसी पेस से चल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। विकास क्या होता है, कभी तेज चलता है फिर कभी धीरे हो जाता है, फिर कभी तेज चलता है फिर धीरे हो जाता है, फिर तेज फिर धीरे, धीरे तेज धीरे तेज धीरे तेज।
तो इससे आप देखें क्या एक आकृति बनी, एक स्पाइरल आकृति ऐसी बनी। तो इसी आकृति को हम क्या कहते हैं, वर्तुलाकार। कौन सी आकृति कहते हैं, वर्तुलाकार आकृति, वर्तुलाकार आकृति कहते हैं। ये क्या दर्शा रही है कि विकास कभी तेज चल रहा है, कभी धीरे हो जा रहा है, फिर कभी तेज चल रहा है, फिर कभी धीरे हो जा रहा है। तो निरंतरता के सिद्धांत में इन चारों पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे कि विकास मां के गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलता है, विकास की दर एक समान नहीं होती, यह कभी तीव्र कभी मंद गति से चलता है। यही कारण है कि विकास को हम कहते हैं कि यह लीनियर नहीं होता है भाई साहब। यह कैसा होता है, यह वर्तुलाकार होता है। इस बात को आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे समझते हैं दूसरे सिद्धांत को। दूसरा सिद्धांत क्या है हमारा, दूसरा सिद्धांत है वैयक्तिक, दूसरा सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं कि विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों कि दूसरा सिद्धांत क्या है, विकास की दिशा का सिद्धांत। और विकास की दिशा का सिद्धांत यह कहता है कि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। आप पूछेंगे कि वह दिशा कौन सी होती है, विकास की निश्चित दिशा। तो यहां पर दो दिशाएं बताई गई हैं कि दो दिशा में ही विकास होता है, जिसमें से पहली दिशा को कहते हैं मस्तकाधोमुखी विकास और दूसरी दिशा को कहते हैं निकट से दूर की ओर का विकास। इसको मस्तकाधोमुखी की अंग्रेजी होती है सिफेलोकाउडल डेवलपमेंट और निकट से दूर का होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। तो आइए बारी बारी से इसको समझते हैं कि मस्तकाधोमुखी विकास का क्या मतलब है और निकट से दूर यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट का क्या मतलब है। तो देखिए मस्तकाधोमुखी जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक मस्तक और दूसरा अधोमुख। तो मस्तक का मतलब होता है सिर और अधोमुख का मतलब होता है सिर से नीचे की ओर। इसी सिद्धांत को मस्तकाधोमुखी विकास को ही हम क्या कहते हैं, सिर पदोन्मुखी विकास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिर पदोन्मुखी विकास कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इस चीज को देखिए, सिर पदोन्मुखी विकास। अब दोनों शब्दों को ध्यान से देखिए। मस्तकाधोमुखी शब्द अपने आप से ही यह इंगित कर रहा है कि मस्तक से नीचे की ओर यानी कि सिर से नीचे की ओर। मतलब क्या है इसका कि पहले भाई साहब सिर का विकास होगा और वह विकास धीरे धीरे पैरों की ओर जाएगा। आप कहेंगे यह कैसे पता चला आपको, तो देखिए कभी भी आप घर में इसको देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा हो तो आप देखेंगे कि जब वह विकसित हो रहा होता है तो पहले अपने सर को उठाना शुरू करता है, फिर वह क्या करता है अपने बीच वाले हिस्से को उठाना शुरू करता है और बाद में पैरों से चलना शुरू करता है। यानी कि पहले क्या हुआ, उसके सर का विकास हुआ, फिर बीच वाले हिस्से का जब विकास हुआ तो वह क्या हुआ, रेंग करके चलने लगा, क्रीपिंग करने लगा। और उसके बाद वह बच्चा का जब पैरों का विकास हो जाता है तब वह चलने लगता है। इसका मतलब यह तो फिक्स है कि पहले सिर का विकास हुआ, फिर बीच वाले हिस्से का विकास हुआ, फिर पैर का विकास हुआ। इसी को हम कहते हैं मस्तका अधोमुखी विकास यानी मस्तक से नीचे की ओर, सिर से नीचे की ओर विकास। इसी को सिर पदोन्मुखी विकास भी कहते हैं। सिर का मतलब हो गया सिर और पद का मतलब हो गया पैर, यानी सिर से पैर की ओर विकास की दिशा होती है। यह आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, निकट से दूर की ओर। निकट से दूर की ओर यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। यह क्या कहता है कि सबसे पहले बच्चे का केंद्रीय भाग विकसित होता है, यानी कि यहां वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा पहले विकसित होता है और यह विकास बढ़ते हुए किधर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जाता है, पेरीफेरी की तरफ जाता है। यानी कि यह सबसे पहले निकट का विकास होता है, उसके बाद दूर का विकास होता है। तो यह कुछ ऐसा है कि पहले निकट फिर बाहर की तरफ विकास बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक, तो यह हो गया निकट से दूर की ओर का सिद्धांत और यह हो गया मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत। और यह किसके अंतर्गत आता है, यह आता है विकास की दिशा के सिद्धांत के अंतर्गत। अब देखिए ये दूसरा सिद्धांत आपको समझ में आ गया। अब तीसरा सिद्धांत देखते हैं, यह क्या कहता है, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। अब वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह क्या, इसका क्या मतलब है कि दो व्यक्तियों का विकास कभी एक जैसा नहीं हो सकता। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि दो व्यक्तियों का विकास कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता है। और ऐसा क्यों होता है इसको समझिए जरा ध्यान से। मान लीजिए ये दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। तो वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत, ठीक, तीसरा सिद्धांत आप देख लेंगे क्या कहता है कि इन ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, इन दोनों का विकास कभी भी एक जैसा नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, तो वह कहता है किसी भी व्यक्ति का जो विकास होता है ना, किसी भी व्यक्ति का जो विकास होता है वह दो कारकों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। पहले को कहते हैं वंशानुक्रम,
यानी कि जो कैरेक्टर बच्चा अपने माता पिता से प्राप्त किया, और दूसरा होता है उसका वातावरण। ठीक, वातावरण का मतलब उसके चारों ओर कैसे लोग रह रहे हैं, उसके चारों ओर का मौसम कैसा है, उसके परिवार का वातावरण कैसा है, उसके पड़ोस का माहौल कैसा है, उसके स्कूल जहां जाता है उसका वातावरण कैसा है। तो कभी भी दो व्यक्तियों का न तो वंशानुक्रम एक बिल्कुल एक जैसा हो सकता है और न ही उसका वातावरण एक जैसा हो सकता है। यही कारण है कि दो व्यक्तियों के विकास में भिन्नता पाई जाती है, और यह किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत काउंट होता है। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यह बात कहता है। ठीक, अब देखिए चौथा पॉइंट क्या कहता है? क्रमबद्धता का सिद्धांत। तो क्रमबद्धता का सिद्धांत यह कहता है, चौथा बिंदु आप देखेंगे, चौथा सिद्धांत क्या कहता है? क्रमबद्धता का सिद्धांत, यानी कि किसी भी व्यक्ति के विकास में एक निश्चित क्रम पाया जाता है। क्रम का मतलब देखिए, पहले बच्चे का क्या होगा? गर्भाधान होगा। पहले क्या होगा? गर्भाधान होगा, यानी कि वह गर्भ में आएगा। ठीक, गर्भाधान के बाद फिर कौन सी अवस्था आएगी? शैशवावस्था आएगी। शैशवावस्था आएगी। ठीक, शैशवावस्था के बाद कौन सी आएगी? बाल्यावस्था आएगी, और बाल्यावस्था के बाद तब किशोरावस्था आएगी। यानी कि यह क्या आप देख रहे हैं कि क्रमबद्धता होती है। ऐसा नहीं होता है कि पहले किशोरावस्था आ जाए, फिर बाल्यावस्था आ जाए, फिर शैशवावस्था आ जाए, फिर गर्भाधान आ जाए। कहीं का भी बच्चा हो, किसी भी देश का बच्चा हो, हमेशा यही क्रम फॉलो होगा। एक क्रमबद्धता होगी विकास में, जो कहता है क्रमबद्धता का सिद्धांत। अब देखिए पांचवा सिद्धांत क्या कहता है? पांचवा सिद्धांत है वंशानुगत वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये तो मैंने आपको पहले यहां बता दिया कि वंशानुगत यानी कि वंशानुक्रम, वंशानुगत कहें या वंशानुक्रम कहें, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की क्या है? अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया का मतलब किसी भी व्यक्ति का जो विकास होगा ना, इन्हीं दो कारकों की अंतःक्रिया से होगा। न तो वह पूरी तरह से वातावरण पर डिपेंड रहेगा और न ही पूरी तरह से वंशानुक्रम पर डिपेंड रहेगा। व्यक्ति पहले अपने माँ बाप से कौन से कैरेक्टर लेकर के पैदा हुआ, फिर वो कैरेक्टर लेकर के जब समाज में गया, वातावरण में आया, तो वातावरण का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसी से उसका पूरा विकास निर्धारित होता है, जिसको क्या कहा जाता है? वंशानुक्रम वातावरण अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब छठवां सिद्धांत देखिए, छठवां सिद्धांत क्या कहता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। यानी छठवां सिद्धांत अगर आप देखें तो यह क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति का जो विकास होगा ना, वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले विशिष्ट होगा फिर सामान्य होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि पहले जो बालक होंगे, सारे के सारे बालक होंगे, वह सामान्य क्रियाएं करना शुरू करेंगे। जैसे सभी रोएंगे, सभी हंसेंगे, सभी दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, सब कुछ एक जैसा होगा। लेकिन आगे चल करके जैसे जैसे उसके अंदर विशिष्टता आती जाएगी, तो कोई ड्राइंग करने लगेगा बढ़िया, कोई पेंटिंग करने लगेगा बढ़िया, कोई बढ़िया टीचिंग करने लगेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पहले तो सारे लोग सामान्य होते हैं, सामान्य क्रियाएं ही होती हैं, लेकिन सामान्य से आगे बढ़कर के जब वो आगे विकास होता है तो वह विशिष्ट होता जाता है। विशिष्ट का मतलब एक यूनिक, ठीक, स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक अंग्रेजी वाले इसको कहते हैं कि पहले तो सब लोग सामान्य रहेंगे, सब लोग जनरल रहेंगे, लेकिन आगे चल करके क्या हो जाएगा? उनका स्पेसिफिकेशन हो जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों में वो विशिष्ट कार्यों को करने लगेंगे। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत कहलाता है। अब सातवां सिद्धांत देखिए क्या कहता है? सातवां सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? सातवां नंबर आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत यह कहता है कि व्यक्ति का जो शारीरिक विकास होता है वह कई तरह के विकास के आयामों पर निर्भर करेगा। ये केवल शारीरिक विकास ही नहीं, विकास के जितने आयाम होंगे, विकास के जितने भी आयाम होंगे वह आपस में एक दूसरे से क्या होंगे? परस्पर संबंधित होते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? व्यक्ति का जो शारीरिक विकास होगा, व्यक्ति का जो मानसिक विकास होगा, व्यक्ति का जो सामाजिक विकास होगा और व्यक्ति का जो संवेगात्मक विकास होगा, ये सारे के सारे विकास क्या होंगे? परस्पर आपस में क्या होंगे भैया? ये संबंधित होंगे आपस में, एक दूसरे से अलग अलग नहीं होंगे।
यानी कि शारीरिक विकास संवेगात्मक विकास पर भी निर्भर कर सकता है, संवेगात्मक विकास सामाजिक विकास पर निर्भर कर सकता है, मानसिक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर कर सकता है, सामाजिक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर कर सकता है। यानी कि सबका आपस में क्या होगा, परस्पर संबंध होगा, ये अलग अलग नहीं होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। अब जरा सा देखिए 8वां सिद्धांत क्या कहता है। 8वां सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है, इस बात को समझिए। 8वां सिद्धांत मैं यहां पर लिख रहा हूं। 8वां सिद्धांत क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान के सिद्धांत का मतलब क्या हो गया कि दो बालक हैं, मान लो एक बालक है ए और एक बालक है बी, तो इन बालकों का जो विकास होगा ना बिल्कुल एक समान ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि इनका विकास अलग होगा, इनका विकास अलग होगा। अलग का मतलब कि एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम अलग कह सकते हैं कि उनकी दर अलग होगी, विकास अलग होगा, लेकिन प्रतिमान एक जैसे होंगे। यानी इसका भी पहले गर्भाधान होगा, इसकी भी पहली गर्भाधान होगा, इसकी भी उसके बाद शैशवावस्था आएगी, इसकी भी उसके बाद शैशवावस्था आएगी, इसके बाद इसकी भी बाल्यावस्था आएगी, बी की भी बाल्यावस्था आएगी। ए की जब किशोरावस्था आएगी तभी बी की भी किशोरावस्था आएगी। हाँ, उनमें विकास का अंतर एक्सटेंट अलग हो सकता है, विकास का जो क्या है, विकास का एक मापक अलग हो सकता है, मात्रा अलग हो सकती है, गुण अलग हो सकता है, लेकिन जो प्रतिमान होगा, जो एक तरफ से सिस्टम चल रहा है, दोनों में ही समान होगा, जिसको हम कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब 9वां सिद्धांत देखिए क्या कहता है। 9वां सिद्धांत है परिपक्वता और अनुभव की अंतःक्रिया का सिद्धांत। क्या है, परिपक्वता और अनुभव की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसको समझिए, जैसे विकास निर्भर करता है किस पर, अनुवांशिकता और वातावरण के भी अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, लेकिन साथ के साथ हुआ दो चीजों पर और निर्भर करता है, परिपक्वता और अनुभव। यानी आदमी कब मैच्योर हो रहा है, कब आदमी परिपक्व हो रहा है, और परिपक्वता के साथ साथ उसके अनुभव क्या हैं। ठीक, परस्पर उसके क्या है, अनुभव क्या है समाज के प्रति, अनुभव क्या है उसके पीयर ग्रुप के प्रति, अनुभव क्या है टीचर्स के प्रति, अनुभव क्या है और लोगों के प्रति। तो बहुत सारे अनुभव और उसकी परिपक्वता की अंतःक्रिया से भी विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। और यह हमारा कौन सा सिद्धांत है, 9वां सिद्धांत है, परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब 10वां सिद्धांत देखिए क्या कहता है। 10वां सिद्धांत है अप्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अप्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये कहता है, देखिए यहां पर 10वां सिद्धांत मैं लिख रहा हूं, अप्रत्यावर्तन। अप्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये कहता है कि विकास जो होगा ना, विकास कभी भी पीछे की ओर नहीं होगा। यानी कि एक बार आपकी क्या हो गई, एक बार आपका जन्म हो गया, जन्म के बाद आपकी क्या आएगी, शैशवावस्था आएगी, शैशवावस्था के बाद आपकी बाल्यावस्था आएगी, और बाल्यावस्था के बाद आपकी किशोरावस्था आएगी। अब देखिए अप्रत्यावर्तन का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास कभी प्रतिवर्त नहीं होगा, पीछे की ओर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या कि भाई साहब एक बार जन्म से आपकी शैशवावस्था आ गई ना, तो आप कितना भी भगवान से मन्नत मांग लेंगे, शैशवावस्था से दोबारा आपके जन्म वाली कंडीशन नहीं आ सकती। एक बार शैशवावस्था से आप बाल्यावस्था में चले गए तो आप कुछ भी कर लीजिए, हेन तेन कुछ भी कर लीजिए, बाल्यावस्था से शैशवावस्था आपकी नहीं आ सकती। उसी तरह से एक बार आपकी बाल्यावस्था से किशोरावस्था आ गई तो आप अब कुछ भी कर लेंगे, किशोरावस्था से दोबारा आपकी बाल्यावस्था नहीं आ सकती। इसको हम कहते हैं अप्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो विकास कभी भी प्रतिवर्त दिशा में नहीं चल सकता, पीछे की दिशा में नहीं चल सकता, हमेशा किस दिशा में चलेगा, आगे की ही दिशा में चलेगा। ठीक, अब 11वां क्या है, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, एकीकरण का सिद्धांत यह कहता है कि विकास जो होता है ना, विकास जो होगा, विकास इन सारे परिवर्तनों का, यानी कि मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, चाहे सामाजिक परिवर्तन कर लीजिए और चाहे संवेगात्मक परिवर्तन कर लीजिए, चाहे भाषा का परिवर्तन कर लीजिए, इन सब के क्या है, एकीकरण का परिणाम है। ये सारी चीजें एक साथ आदमी के शरीर के अंदर होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि मानसिक विकास कहीं कलकत्ता में चल रहा है,
तो शारीरिक विकास दिल्ली में चल रहा है। कोई ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री नहीं चल रही है कि एक पार्ट कहीं और बनेगा, दूसरा पार्ट कहीं और बनेगा। सब कुछ क्या होता है, एकीकरण से चलता है। जैसे आप आंखों से देखेंगे, बुद्धि, जैसे साइकिल भी आपको चलानी हुई या गाड़ी भी चलाना हुआ तो आप उसमें अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करेंगे, अपनी आंखों का इस्तेमाल करेंगे, अपने शरीर का इस्तेमाल करेंगे, सारी चीज़ों का आप क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यानी सबके एकीकरण का परिणाम क्या होगा, विकास होगा। विकास हमेशा एकीकरण में होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए मैंने आपके साथ 11 सिद्धांत डिस्कस किए। तो यहाँ पर आपके सारे विकास के सिद्धांत कंप्लीट हो गए कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। जाने से पहले एक बात मैं और आपसे कर लेता हूँ, जिसको हम कहते हैं गतिक कौशल। ठीक, ये इन विकास के सिद्धांतों से अलग टॉपिक है, गतिक कौशल की बात, क्योंकि गतिक कौशल पर कभी कभी क्या होता है, सीटेट में क्वेश्चन पूछता है। तो गतिक कौशल क्या होते हैं इनको समझिए। गतिक कौशलों को हम क्या कहते हैं, मोटर स्किल्स भी कहते हैं अंग्रेजी में, मोटर स्किल्स। जो गतिक कौशल का मतलब क्या होता है कि ऐसा कौशल, ऐसा स्किल हमारे अंदर जो हमारे गति से, यानी हमारी पेशियों के मूवमेंट से संबंधित हो। तो हम मूवमेंट कर करके क्या करते हैं, हम दौड़ते हैं मूवमेंट करके, मतलब गति करके हम दौड़ते हैं, हम कहीं किसी पहाड़ी पर चढ़ते हैं, किसी पेड़ पर चढ़ते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं। सब कुछ क्या है, हमारी पेशियों की गति के कारण ही होता है। तो ये जो मोटर स्किल्स होते हैं, गतिक कौशल होता है, ये भाई साहब होता है दो तरीके का। देखिए कैसे दो तरीके का होता है। जो गतिक कौशल होता है, एक को कहते हैं स्थूल गतिक कौशल। क्या कहते हैं, स्थूल गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल कहते हैं। और दूसरे को कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। क्या होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल। और इन्हीं को हम स्थूल गतिक कौशल को ही स्थूल चालक भी कभी कभी आता है एग्जाम में क्वेश्चन, स्थूल चालक भी कह देते हैं। और इनको कभी कभी क्या कहते हैं, सूक्ष्म चालक कहते हैं, सूक्ष्म चालक। यानी कि अगर इनकी अंग्रेजी लिखा जाए तो कहेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स। और दूसरी क्या लिख देंगे, फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। इन दोनों चीज़ों को समझ लीजिए ये क्या होता है। जो स्थूल गतिक कौशल होता है, स्थूल शब्द का मतलब होता है बड़ा, ठीक। ग्रॉस शब्द का भी मतलब क्या होता है, बड़ा। स्थूल का मतलब बड़ा, यानी कि बड़े अंगों के गति के कारण, बड़े अंगों के मूवमेंट के कारण जो काम हम करते हैं, उस कौशल को, उस स्किल को हम क्या कहते हैं, स्थूल गतिक कौशल कहते हैं। जैसे कि पैरों को चलाकर हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, ठीक, दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, या तैरना हो गया। इस तरह के जो बड़े बड़े काम हम करते हैं, बड़े बड़े अपने अंगों को चला करके करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ये स्थूल गतिक कौशल हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। और ये सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होते हैं, यानी फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें जिनको करने के लिए, ऐसा कौशल जिनको प्रयोग करने के लिए अपनी छोटी मसल्स का हम यूज करते हैं। जैसे मैं लिखने के लिए सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो हमारी छोटी मसल्स हैं। तो जैसे हो गया राइटिंग, लिखना, ठीक, लिखना हो गया। चित्रकारी करना हो गया, चित्रकारी करने में भी हम क्या करते हैं, अपनी उंगलियों का ही प्रयोग करते हैं, ठीक। कहीं भी रंग रोगन करना या पेंटिंग करना आप कह लीजिए, ठीक, तो पेंटिंग करना। तो राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया। इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आती हैं। तो सूक्ष्म गतिक कौशल कहें या फाइन मोटर स्किल्स कहें या फिर हम क्या कहें, सूक्ष्म चालक कहें, बात एक ही समझना है। स्थूल गतिक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब जो बड़ी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करके हम जो काम करते हैं, उनको हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। और सीटेट 2019 में क्वेश्चन आया था कि जो स्थूल चालक है और सूक्ष्म चालक है, इन दोनों के आने का क्रम क्या होगा, इन दोनों के आने का क्रम क्या होगा। तो हम कहेंगे हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम जाएंगे, ठीक। हमेशा क्या करेंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे। ये सीटेट 2019 का क्वेश्चन है भाई, इसको नोट कर लेना। सीटेट 2019 का क्वेश्चन है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम जाएंगे। जैसे हम पहले दौड़ना सीख लेंगे, पहले हम कूदना, उछल कूद करना, खेलना, इसे हम पहले सीख लेंगे, जो बड़ी बड़ी मांसपेशियों का काम है। लेकिन हम लिखना उसके बाद सीखेंगे।
ड्राइंग उसके बाद सीखेंगे, पेंटिंग उसके बाद सीखेंगे। ठीक है, तो पहले दौड़ना कूदना तैरना सीख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखना सीखेंगे। तो इनके विकास का जो क्रम होता है, गतिक कौशलों के विकास का जो क्रम होता है, वह हमेशा स्थूल से कहाँ होता है, सूक्ष्म की ओर होता है। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी आपकी कक्षा? आपकी कक्षा ये हमारी कक्षा, आपकी कक्षा कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताएंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद।